मैं राजेंद्र चौधरी आप सभी का राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सॉरी, राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक राज ई लर्निंग परिवार है। ये परिवार है क्योंकि परिवार के लिए जब व्यक्ति काम करता है तो पूरे दिल और पूरी शिद्दत के साथ में काम करता है। तो इसी के साथ एक बार और आप सभी का दिए गए प्रेम के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। हम ज़्यादा समय को उपयोग करते हुए तुरंत पढ़ते हैं ना। अब देखो, हम बी पार्ट पोर्शन की यहाँ पे डिस्कस करते हुए हैं। राजस्थान का नगर पालिका अधिनियम 2009। लोग कह रहे हैं कि सर आपने इतने सारे नियम दिए थे, उसकी पीडीएफ दे दो, ये पीडीएफ दे दो। तो इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे कहा कि ये चीज़ें आ सकती हैं। अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, राजस्थान का नगर पालिका अधिनियम 2009 करना है। और सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम और कौन कौन से, ये तो एक्ट है, और इस एक्ट के अलावा कौन कौन से नियम बने हुए हैं और जो भी योजनाएं नगर पालिकाओं के अंतर्गत जो स्वायत्तशासी विभाग है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, इसका एक आज हमने पीडीएफ उसके अंतर्गत टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत भी डाला था। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी वहाँ से धीरे धीरे देखो, हम सब चीज़ें डाल देंगे आपके टेलीग्राम वगैरह के अंतर्गत। कोई चीज़ की, किसी भी चीज़ को हम बचा करके नहीं रखेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, एक तो सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। यही आपको रास्ता बताएंगे। आपको हर दिन ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के पॉइंट कौन से हैं, कौन कौन से बिंदु आते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन बताते हैं, वो आपको दिशा बताएंगे। अच्छा, मैंने कहा कि कुछ नियम मैंने कहा था कि ये आ सकते हैं, कोई मैंने हवाबाजी नहीं की है। ऐसा इसलिए बताया था आपको कि राजस्थान जो अपने 2015 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ था, 2015 के अंतर्गत एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में 2009 का अधिनियम था। इसके अलावा राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन 1974 था, राजस्थान नगर भू उपयोग परिवर्तन 2015, नगर पालिका मॉडल भवन कंपाउंडिंग उपविधियाँ 2015 और नगर पालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम 1974। इन नियमों के आधार पर कहा था। पर अभी देखो, सिलेबस के अंतर्गत इन चीज़ों को डिटेल के अंतर्गत जब तक बताया नहीं गया तब तक आपको यही करना है। अरे भाई, ये नियम पढ़ोगे, इसमें भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए बार बार इसके पीडीएफ वगैरह की, क्योंकि उनका पीडीएफ को जारी करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा जब आपके जो सिलेबस में बिल्कुल होगी उसके देंगे। अब हमने कल लेट्स स्टार्ट, हमने कल एक चीज़ की थी कि नगर पालिका जो एक्ट है, नगर पालिका एक्ट किस पे लागू हो रहा है। तो नगर पालिका एक्ट हो रहा है जो नगर, तीन प्रकार के जो निकाय हैं, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका बोर्ड क्या है, जिसके अंतर्गत जो जनसंख्या 20,000 से लेकर के जो 1 लाख तक की जनसंख्या है, 1 लाख तक की जनसंख्या, वह नगर पालिकाएं बनती है। नगर परिषद है, नगर परिषद बनती है अपने जो 1 लाख से 5 लाख तक, और 5 लाख से ऊपर है वहाँ पर नगर निगम बन जाती है। आपसे क्वेश्चन किया था कि नगर निगम कितने हैं, तो 10 नगर निगम अपने हैं। नगर परिषद कितने हैं राजस्थान के अंतर्गत, तो 34 आए हुए हैं, और 172 का क्या है, नगर पालिका बोर्ड आए हुए हैं। अब ये सारे जो एक्ट हैं, ये नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम सभी जगह लागू होते हैं। और ये जो आंकड़ा मैंने लिया है, ये सारी आपकी स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाइट से उठाया। ऐसा नहीं कि अपन ने बिल्कुल ऐसे ही बात कर ली। पूछ सकते हैं कि टोटल जो नगर पालिका के अंतर्गत कितनी चीज़ें हैं, तो 172, 34, और इनको सबको कमेंट करके भी पूछा जा सकता है। जैसे 216 है जो म्यूनसिपलिटीज़ बॉडीज है। अब बात आती है कि ये नगर निगम 10 कहाँ पर है। हल्का सा संक्षेप में, अजमेर के अंतर्गत 1, 2 बीकानेर के अंतर्गत, 3 जयपुर के अंतर्गत जयपुर नगर निगम ग्रेटर जयपुर नगर निगम विरासत, जोधपुर के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण आई भी है, 5 और 6 हो गई, कोटा के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण 7 और 8 हो गई, उदयपुर के अंतर्गत 1 आ गई, 9 हो गई, और 10वीं हुई भरतपुर के अंतर्गत। इसका 7 संभाग के अंतर्गत टोटल 10 अपने नगर निगम आई भी हैं। तो इनके नाम भी आपको धीरे धीरे साथ साथ में पढ़ने चाहिए। अब बात हम करते हैं जो कल हमने अध्याय 1 कर लिया था, और अध्याय 1 के अंतर्गत, अध्याय 1 में हमने क्या क्या बातें की थी। अध्याय 1 के अंतर्गत थी धारा 1 और धारा 2 थी। धारा 1 और धारा 2 पे हमने डिस्कस कर लिया है। नगर पालिका का जो क्षेत्र है, उसका विस्तार है, उसके धारा 1 में था, और जो परिभाषाएं हैं वो सारी धारा 2 में थी। और ये सब किसके अंतर्गत था, अध्याय क्या था, प्रारंभिक था। क्या था, प्रारंभिक अध्याय के अंतर्गत चीज़ें थी। अब नेक्स्ट अध्याय जो 2 है आपका अध्याय, इसको देखो अपन लास्ट के अंतर्गत एक इसका शॉर्ट नोट्स
हम हमेशा जो बात करेंगे आपको या तो MCQs देंगे या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अपन लास्ट के अंतर्गत हमेशा करेंगे। ये आपको हमेशा आपको एक नज़र किस प्रकार से आपकी इसके अंतर्गत पकड़ करनी है, और एक अपन इसके साथ साथ में क्या इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बन सकते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बन सकते हैं, कैसे इसको जो 354 पेज की जो कंबाइंड चीज़ है उसको अपन 50 से 60 पेज के अंतर्गत यदि किसी सम्मिलित कर लें और कैसे इसको पढ़ना है उसके बारे में हम अच्छे से इसको आज पूरे वीडियो को अच्छे से देखना। इसमें और भी अच्छे से और गंभीरता से चीज़ें ली हुई है। कैसे ली हुई है देखो, नगर पालिका परिशमन, और भी कंटिन्यूस पूरी ताकत के साथ में लग जाओ और जितनी अच्छे से मेहनत करनी है कर लो। नगर पालिकाओं का परिशमन ये किस में दिया हुआ है, धारा 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। इसका मतलब कि जो अध्याय 2 है वहाँ पर धारा 3 से लेकर के 50 धाराएँ हैं, 50 जो सेक्शन है, सेक्शन के बारे में इसी के अंतर्गत अध्याय 2 में पढ़ेंगे। नगर पालिकाओं का गठन का कैसा और उसके शासन कैसा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखो कौन सा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं आपको ये चीज़ को डिनोट कर दूंगा। नगर पालिकाओं का परिशमन, परिशमन का मतलब होता है उसका परिसर, नगर पालिकाओं का क्षेत्र कैसे निर्धारण किया जाता है, क्षेत्र का निर्धारण कौन कर रहा है, राज्य सरकार। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना जो अंडरलाइन किए हुए हैं आपको साथ साथ में इसका हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और अंडरलाइन कीजिए, और उसके बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है नगर पालिका घोषित कर सकती है। इसका मतलब नगर पालिकाओं को घोषित कैसे किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, यदि किसी भी क्षेत्र की नगर पालिका को सम्मिलित कर सकेगी और दूसरी कोई नगर पालिका उसको भी क्या है ये सम्मिलित कर सकेगी, ये राज्य सरकार के पास में अधिकार है। या किसी भी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका में अपवर्जित कर सकेगी, अपवर्जित का मतलब होता है उससे बाहर भी निकाला जा सकता है। या किसी भी नगर पालिका की सीमाओं को अन्यथा परिवर्तन कर सकेगी। इसका मतलब कि नगर पालिकाओं की सीमाओं में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब बात आती है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए या नगर पालिका अपवर्जित मतलब बाहर निकाला जाए, या किसी नगर पालिका की सीमाओं को एक नगर पालिका के किसी अन्य नगर पालिका के में समामलन उसमें सम्मिलित करना करके, या किसी नगर पालिका को 2 या अधिक नगर पालिकाओं में ये ऐसे थी तो उसको विभाजन भी किया जा सकता है, या 2 या अधिक नगर पालिकाओं को विभाजित करके या अन्यथा परिवर्तन किया है, या कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका न रहे, तब राज्य सरकार इस अधिनियम के तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ये उपबंध कर सकेगी। इसका मतलब ये काम कौन कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन करता है ये सब चीज़ें। नगर पालिकाओं के परिशमन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा, निर्वाचन विभाग के द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है इसी के अंतर्गत है, हमने देखो यहीं पर लगा दिए हैं, पहले 5 स्टार क्वेश्चन लगा दिए हैं। आपको इन चीज़ों को आपके शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पुट होगा तो पुट होगा। खंड क के अधीन आने वाले मामले उस क्षेत्र या उस क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह की काल अवधि के भीतर कराया जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और ये पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंतर्गत आया हुआ है। हमने एक दिन पहले डिस्कस भी किया था, आप पुराने 2 वीडियो को देखते हुए कंटिन्यू देखें, उससे आपकी समझ और बढ़ेगी। 6 मास की कालावधि इलेक्शन करवाना। फिर खंड ख के अधीन आने वाले किसी मामले के उन सदस्यों जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका से अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं हटाया जाएगा। जो उनसे बाहर निकालते हैं उनको क्या है, हटाया जाएगा। इसके अलावा क्या लिखा हुआ देखो, खंड ग के अधीन आने वाले किसी मामले में ऐसी नगर पालिका की जिसमें कोई अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई है, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक ऐसी अन्य नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। अब बात आती है कि जो दूसरे जो इसको सम्मिलित कर दिया, अब उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य उनका क्या होगा, इसके बारे में ये बता रहा है। तो ये नेक्स्ट देखो स्लाइड के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, सम्मिलित करके सदस्य समझे जाएंगे। और जहाँ जाएंगे तो वहाँ वो क्या समझे जाएंगे, दूसरे में जब जाएंगे तो वो भी वहाँ पर ऐसा नहीं उनको सदस्य समझा जाएगा। और जहाँ कोई भी नगर पालिका 2 या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित की गई है, जैसे 2 या अधिक नगर पालिकाओं के अंतर्गत विभाजित की गई है,
या नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगरपालिका के सदस्य समझे जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनकी सदस्यता यदि इसमें ये शामिल हो जाते हैं तो भी ये क्या है, इसके सदस्य कहलाएंगे। ऐसी नवीन नगरपालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाए तो तब तक बनी रहेगी जब तक मूल नगरपालिका बनी रहती है। जब तक ये मूल नगरपालिका बनी रहती है तब तक वो उसके सदस्य, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती ना। खंड ग के अधीन आने वाले किसी मामले में नगरपालिका को विघटित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब स्पष्टीकरण देखो, इसके अंतर्गत भी यहाँ से एक क्वेश्चन पुट होता है। क्या पुट क्वेश्चन होता है? इस उपधारा में नियत दिवस से वह दिवस अभिप्रेत है खंड क और घ में से किसी भी निर्दिष्ट कोई परिवर्तन होता है। किस दिन कोई परिवर्तन हुआ है उसी को क्या कहा जाता है? नियत दिवस। निम्नलिखित में से नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन नियत दिवस से आप क्या समझते हैं? अब इससे ऑप्शंस बन सकते हैं, तो यहाँ मैंने इसीलिए इसको 5 स्टार लगा दिया है। पहले से विद्यमान प्रत्येक नगरपालिका का, इस अधिनियम के अधीन नए रूप से स्थापित प्रत्येक नगरपालिका का और ऐसी प्रत्येक नगरपालिका का जिसकी स्थानीय सीमाएं यथोपूर्वक रूप से परिवर्तित की जाए। जिस दिन इनमें परिवर्तन हुआ है वही क्या उसका नियत दिवस कहलाता है। ये कर्तव्य होगा कि वह अधिसूचना में यथावर्णित अपने अधिकार में कि नगरपालिका की सीमाओं या परिवर्तित सीमाओं को परिनिश्चित करते हुए ऐसे विवरण वाले ऐसी स्थितियों में पर्याप्त सीमा चिन्ह। अब बात आती है यहाँ पर देखो सीमा चिन्ह की। सीमा चिन्ह जो कलेक्टर या उसके द्वारा निर्मित अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। अब यहाँ पे भी देखो मैंने अंडरलाइन किया था, इसको 5 स्टार लगा दो, 3, 4 और 5 स्टार क्यों? ये जो नगरपालिका है, अब इसका सीमा चिन्ह कौन सा है? ये सीमा चिन्ह करने का कार्य कलेक्टर या उसके द्वारा निर्मित कोई भी प्राधिकृत अधिकारी है वो इसका सीमा चिन्ह करेगा। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका मतलब नगरपालिकाएं बन गई है, उनका सीमांकन कौन करेगा? इसकी सीमा ये है, इसकी सीमा ये है, तो ये करेगा अपने यहाँ कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। तो वहाँ पे पूछ लेंगे किसके द्वारा किया जा रहा है, कलेक्टर है, SDM है, जो भी है। नेक्स्ट चीज़ देखो, इसके अंतर्गत अगली स्लाइड के अंतर्गत क्या है? सभी वीडियो को तसल्ली से देखें, जो अंडरलाइन करवा रखी है पूरी अंडरलाइन करें और समझते हुए चले। जहाँ स्टार बना हुआ आप स्टार बना के चलें, यहीं से क्वेश्चन पुट होंगे। अब देखो, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे तब उसमें स्थापित नगरपालिका अस्तित्वहीन हो जाएगी और नगरपालिका निधि का अतिशेष, जैसे कोई समाप्त हो गई है, अब उसका अतिशेष जो उसके बचे हुए, ऐसी नगरपालिका में नीत अन्य संपत्ति और उसके अधिकार और समस्त प्रभारों और उन प्रभावित करने वाले दायित्वों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार में नीत हो जाएंगे। वो जैसे समाप्त होगी तो ये किसके अंतर्गत नीत चले जाएंगे? राज्य सरकार में नीत हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात आती है, और उनके आगम यदि कोई हो राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र के जिसमें नगरपालिकाओं की अधिकारिता थी फायदे के लिए वह किए जाएंगे। आती है उपधारा 3। अब देखो, ये उपधारा वगैरह ऐसे याद नहीं करनी और ना ऐसे याद होगी। जो चीज़ याद करनी है मैं अपने आप उसको 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, सेकेंड स्टार से समझाते हुए चलेंगे। उपधारा 3 के अंतर्गत किसी बात के होने पर भी जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका में न रहे और उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारिता में स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर लिया गया हो, तब उस नगरपालिका में नीत नगरपालिका निधि और अन्य संपत्ति और अधिकार ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी में नीत हो जाएंगे। उस नगरपालिका के दायित्व ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। सॉरी, उसके अंदर एक पॉइंट रह गया था। अब आती है, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका क्षेत्र में अपवर्जित कर दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, तो दूसरी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, तब प्रथम वर्णित नगरपालिका में नीत नगरपालिका निधि और अन्य संपत्ति का एक ऐसा भाग जो उसके दायित्वों का ऐसा भाग जो राज्य सरकार के दोनों नगरपालिकाओं के परामर्श के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे। ये सब चीज़ें अधिसूचना द्वारा घोषित होती है राजपत्र के अंतर्गत। ऐसी दूसरी नगरपालिका में नीत हो जाएगी और उसका दायित्व हो जाएगा। जैसे ये थी और ये थी, ये इसके अंतर्गत चली गई, तो सारे के सारे उत्तरदायित्व और दायित्व किसके आ जाएंगे? ये इसके आ जाएंगे। और ये काम कब होगा? जब ये अधिसूचना इसकी जारी होगी। सॉरी, परंतु इस उपधारा के उपबंध में किसी अन्य मामले में वहाँ के लागू नहीं होंगे जहाँ राज्य सरकार की राय में परिस्थितियाँ ऐसी हो। नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके कारण नगरपालिका निधि और संपत्तियां दायित्व के किसी भाग का अंतरण अवांछनीय है। जब कोई आवास गृह, विनिर्माणशाला, भंडार गृह या उद्योग
या अपन उद्योग की बात करें, या कोई कारोबार, ये कारोबार नहीं कारोबार के स्थान पर 2 या अधिक पार्श्व स्थित नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित हो, तब भी कौन करेगा? राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार इस अधिनियम में कहीं भी अंतर्विष्ट शामिल कर सकती है। किसी बात के होते हुए भी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकेगी जिसके अंतर्गत ऐसा आवास गृह, विनिर्माणशाला, भंडार गृह या उद्योग या कारोबार का स्थान इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्मिलित किया हुआ समझा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसा राज्य सरकार उनके कोई आवास गृह है, कोई विनिर्माणशाला है, आपस में दोनों है तो उनको राज्य सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत सम्मिलित माना जाएगा। अब बात आती है, देखो यहाँ से क्वेश्चन कम बन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, फिर भी आपको इसको पढ़ते हुए चल रहे हैं। एक एक लाइन देखो, अच्छी तैयारी के लिए सबसे बेटर रहता है कि आप जो मूल बुक है उसी के द्वारा उसको समझते हुए सिंप्लीफाइड करके करें। फिर हम इसका और कंसाइज किए हुए जो समराइज नोट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल करवा देंगे और एक ही मैराथन क्लास के अंतर्गत चीज़ें बताएंगे कैसे चीज़ होती है। जब किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया जाए तब बनाए गए समस्त नियम, उपविधियाँ, जारी किए गए आदेश, निर्देश, अधिसूचना, नोटिस द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ जो उक्त क्षेत्र की इस प्रकार से सम्मिलित किए जाने के समय ऐसी संपूर्ण नगर पालिका में प्रवृत्त थी, ऐसे क्षेत्र पर इस प्रकार से सम्मिलित किए जाने की तारीख से जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे लागू होगी। ये बात इसके अंतर्गत आ गई है, ठीक ना, इसको कोई ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। अब बात आती है अपने, जब किसी गांव में समाविष्ट कोई क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए, जब कोई क्षेत्र किसी गांव से अपवर्जित कर दिया जाए, जैसे ये नगरपालिका क्षेत्र, अब यहाँ गांव है, या तो इसको शामिल कर दिया जाए या इससे क्या है गांव को बाहर कर दिया जाए, ये स्थितियाँ हैं, तब क्या होगा तो किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए तब उस तारीख से जिसको ऐसा क्षेत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए या इस प्रकार से सम्मिलित किया जाए निम्नलिखित परिणाम होंगे। अब देखो निम्नलिखित क्या, ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। अब जो बाहर निकला है चाहे अंदर आया है, किसी भी स्थिति के अंतर्गत है वो गांव नहीं रहेगा। वीडियो पूरा देखना है, तसल्ली से देखना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आगे आने वाली है, आपको मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट बात आती है ख, ये कहता है नगरपालिका जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाए या उस क्षेत्र में घोषित नगरपालिका ऐसे क्षेत्र को अपने अधिकार तक प्रयोग करके इस क्षेत्र में स्थायित पंचायत समिति का उसमें कार्य करना बंद कर देगी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पंचायत समिति उसमें क्या होगी, वो काम करना वहाँ पर बंद कर देगी। नेक्स्ट देखो, जब तक उपधारा 1 के अधीन निर्वाचन न हो जाए या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका की अवधि समाप्त न हो जाए, जो भी पहले हो, जब तक नगरपालिका में इस प्रकार के सम्मिलित किए गए या नगरपालिका घोषित किए गए गांव के ऐसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उप सरपंच, पंच या पंच जो भी इस गांव के अंतर्गत आ रहे हैं, और ये थी अपने आपकी नगरपालिका थी और ये था आपका विलेज, ये इसमें शामिल हो गए। अब इसमें पंच हैं, सरपंच हैं और उप सरपंच हैं, ये सब यहाँ आकर के इसके अंतर्गत सदस्य बन जाएंगे। इनकी सदस्यता जब तक ये नए इलेक्शंस नहीं होते हैं, इनको सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा। जिससे गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित कर लिया जाए तो अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा। इनको क्या मान लेंगे, अतिरिक्त सदस्य मान लेंगे, या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यथास्थिति सदस्य समझा जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत मुख्य चीज़ समझाई गई है। उनको सदस्यता उनकी समाप्त नहीं होगी, गाँव को तो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार नगरपालिका घोषित की गई पंचायत में निहित संपूर्ण आस्तियां और पंचायत के विरुद्ध विद्यमान संपूर्ण दायित्व है, जो भी उसके आस्तियां हैं, जो भी उसके दायित्व हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उन सब का क्या होगा, या उस दशा में किसी नगरपालिका में किसी गांव के केवल कोई भाग या संपूर्ण गांव इस प्रकार से सम्मिलित कर लिया जाए तो वहाँ आस्तियां और दायित्व का ऐसा भाग राज्य सरकार के निर्देश दे ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका को या उस नगरपालिका को उस गाँव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया हो न्यायगत होगा। तो ये राज्य सरकार के अकॉर्डिंग ये कार्य करेगा। और जो चीज़ें लाइन आपको अंडरलाइन की जा रही है उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। जहाँ क्वेश्चन बनेगा उसको मैंने स्टार मार्क कर रखा है। गांव के किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित करके या किसी गांव की नगरपालिका घोषित करके इस प्रकार स्थापित की गई नगरपालिका ऐसे कर उद्गृहित करेगी। वो क्या करेगी, नए टैक्सेस लगाएगी। पहले गांव में थे, गांव में किसी भी प्रकार के ऐसे टैक्सेस नहीं लगते हैं, गांव में सामान्यतः टैक्स नहीं लगते हैं, मकान कर वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं। तो परंतु ये क्या करेगी, नए कर, नगरपालिका जैसे गांव नगरपालिका बन गया तो ये क्या करेगी, नए कर उद्गृहित करेगी। तो आपको जैसे आएगा नए कर कौन उद्गृहित करेगा वहाँ, तो ये नगर कर सकती है।
जो इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक अधिरोपित किए जाएं। इस जो अधिनियम 2009 है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब बात आती है ऐसा क्षेत्र जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1994 के अंतर्गत अधीन बनाए गए नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों और उप विधियों के अधीन नहीं रहेगा। अब उससे पंचायती राज वालों से कोई मतलब नहीं रहेगा। गांव किस में चला गया? नगर पालिका के अंतर्गत। तो स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत जो स्थानीय निकाय है जिनके जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, इसी के अंतर्गत किसी नगर पालिका में गांव के किसी भी क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने या ऐसे किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किए जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकेगी जो आवश्यक प्रतीत होते हैं। अगर उनको लगता है नगर पालिका में कोई गांव है किसी क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने से जो भी उनके अंतर्गत कोई और अच्छे के अंतर्गत करना है तो राज्य सरकार इसमें लिखित आदेश के द्वारा इस प्रकार का निर्देश दे सकती है और इसके अंतर्गत कोई विशेष इसके अंतर्गत बात नहीं आती। नेक्स्ट देखो, नगर पालिका बोर्ड को अब आती है धारा 4। अपन ने देखो धारा 2 की बात कर ली, धारा 3 की बात कर ली है। सॉरी, इसके अंतर्गत जो है इसमें तो 3 और ये चौथी सेकंड धारा की बात कर रहे हैं अध्याय 2 के अंतर्गत। अब आती है नगर पालिका बोर्ड के अधिनियम के अंतर्गत ऐसे उपबंधों को परिवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। अब भाई क्या हुआ, नगर पालिका बोर्ड है, ये कोई भी नगर पालिका है, आपके जो 172 जो नगर पालिका बोर्ड बने हुए उनमें कुछ नियम बने हुए और उन नियमों से यदि मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं पर सरकार इस प्रकार की व्यवस्था भी करती है कि उनके अंतर्गत कुछ छूट प्रदान की जाए। कैसे छूट प्रदान की जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है धारा 4 क्या है, न्याय नगर पालिका बोर्ड द्वारा अधिनियम कुछ के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। अब यहाँ पर क्या रहा है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा लेखबद्ध कारणों से कोई छूट क्यों दी जा रही है? लेखबद्ध कारणों से किसी नगर पालिका बोर्ड इसके अधिनियम को ऐसे उपबंध प्रयोग करने की छूट दे सकती है। ये इसके अंतर्गत मुख्य बात, बाकी ऐसा कुछ विशेष इसके अंतर्गत नहीं लिखा हुआ है। तो इसको चलो नेक्स्ट चलते हैं ना। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, स्टार मैंने सब जगह बना रखे हैं। नगर पालिका बोर्ड लागू नहीं होंगे जब तक उसके उपबंध अधिसूचना द्वारा लागू नहीं किए जाए। चाहे कितने ही गवर्नमेंट नियम बना लो पर जब तक उसको गजट नोटिफाइड नहीं होगा तब तक इस प्रकार के नियम नहीं बनेंगे। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है उपधारा 1, ये दिन अधिसूचना प्रवर्तन करने के लिए ये ऐसी उपधाराएं ये कोई नहीं पूछेगा और ना याद होगी। राज्य सरकार ऐसे उपबंधों के लिए जिसमें नगर पालिका बोर्ड को छूट है और उसके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के बारे में अधिनियम के उपबंधों के सुसंगत नियम बना सकेगी। जो नियम बने हुए हैं 2009 किसी भी कार्य को करने के लिए जो नियम उपबंध कानून बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। अब बात आती है देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ये आपकी कौन सी होगी, धारा 5 के अंतर्गत ये आपको सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए, नगर पालिका की स्थापना और निगमन के बारे में किस में दिया हुआ है, तो धारा 5 के अंतर्गत। अध्याय कौन सा है, तो अध्याय हुआ है सेकंड अध्याय के अंतर्गत ये चीज़ दी हुई है। तो हम आज इसी को ही थोड़ा सा समझते हुए वीडियो को क्लोज करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है। प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र, देखो प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र, यहाँ से 5 स्टार नहीं इसको 7 स्टार लगा लो आप चाहे, और अच्छे से इसको देखना। प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। थोड़ा तसल्ली से सुनना है, नगर पालिका बोर्ड की किस में की जाएगी, संक्रमणशील क्षेत्र के अंतर्गत की जाएगी। प्रत्येक ऐसा नगर पालिका बोर्ड उस स्थान के जिसके प्रति निर्देश से नगर पालिका जानी जाती है, नगर पालिका बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा। ये क्या होगा, एक कॉर्पोरेट बॉडी होगी। ये क्या होगी, एक निगमित निकाय, स्वायत्त शासी डिपार्टमेंट है तो अपना खुद के डिसीजंस लेती है। आपने देखा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत देखा होगा, ये ऑटोनोमस बॉडी है, इनके खुद के डिसीजन है। यूनिवर्सिटी वगैरह जो आपने देखी होगी, जोधपुर यूनिवर्सिटी है, कई यूनिवर्सिटीज़ है जो ऑटोनोमस, उनके डिसीजन वो खुद लेते हैं। तो ये इस प्रकार का निगम दिखा जाता है। तथा शाश्वत उत्तराधिकार, उनके उत्तराधिकारी होंगे। उत्तराधिकारी का मतलब ऐसा नहीं है, निगमित जो भी कोई कोऑपरेटिव चीज़ होती है उसके अंतर्गत, जैसे रिलायंस चल रही है या फिर कोई भी अदरवाइज कोई चीज़ ले लीजिए, जैसे आज उत्कर्ष कोचिंग चल रहा है, निर्मल जी के द्वारा चल रहा है, तो उत्कर्ष के अंतर्गत क्या है, ये लिमिटेड है। उत्कर्ष भी क्या है, एक लिमिटेड है। सॉरी, ये उत्कर्ष क्या है, एक
लिमिटेड कंपनी के रूप के अंतर्गत है। अब लिमिटेड कंपनी के रूप के अंतर्गत है तो इसके अंतर्गत क्या है, शाश्वत उत्तराधिकार है। ऐसा नहीं कि इनके जाने के बाद में भी ये उत्कर्ष कायम रहेगा। निर्मल जी हाँ बहुत ही अच्छे हैं, ये कभी इस प्रकार की ऐसी नहीं हो। तो ये निगमित निकाय द्वारा होगा और शाश्वत उत्तराधिकार होगा। उनके लिए क्या होगा, ये शाश्वत उत्तराधिकार होगा। और क्या होगा, इसकी एक सामान्य मोहर होती है। इनकी क्या होती है, ऐसी सामान्य मोहर होती है। स्वायत्तशासी डिपार्टमेंट की जो ऑटोनोमस बॉडियाँ हैं उनकी खुद की मोहर होती है। आपने देखा होगा जब भी कोई अधिसूचना होती है या किसी चीज़ की जो नीलामियाँ होती है या निविदा होती है, उन निविदाओं के अंतर्गत क्या रहता है कि मोहरबद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इनके पास में क्या होती है, ऐसी मोहर लगी होती है, उस मोहर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसके निगमित नाम से वाद चल सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा। इसका मतलब इन पर क्या है, यदि इनके विरुद्ध ऐसा कोई अनैतिक काम है तब ये किसी पर केस फाइल कर सकती है और कोई इन पर भी क्या है, केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ देखिए, प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद होगी। अपन ने देखो बात की थी, जो संक्रमणशील क्षेत्र है वहाँ तो क्या होगा, नगर पालिका बोर्ड होगा। और जो लघुत्तर नगरीय क्षेत्र है वहाँ क्या होगी, नगर परिषद है। जहाँ इसका मतलब 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या, उसको लघुत्तर नगरीय क्षेत्र कह दिया। 1 लाख से कम है तो संक्रमणशील क्षेत्र कह दिया। सेम के सेम उसके अंतर्गत भी यही चीज़ है। निगमित निकाय है, शाश्वत उत्तराधिकार हो, निगमित नाम से वाद चलाया जा सकता, बाकी चीज़ें कॉमन है तो इनको हम ऐसे नहीं चलेंगे। फिर वर्तमान नगरीय क्षेत्र, इसमें क्या होगा, नगर निगम की स्थापना की जाएगी और ऐसा प्रत्येक नगर निगम उस नगर के उसके प्रति निर्देश नगर पालिका की जानी है, वही निगमित निकाय होगा और शाश्वत उत्तराधिकार होगा। तो ये इसके अंतर्गत बातें आई हुई है। नेक्स्ट चलो इसको एक पेज और है इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं। इसकी भी सामान्य मोहर और वाद चल सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा। यदि इसके अंतर्गत कहीं पे भी आपको इम्पोर्टेंट लगता हो उसकी आप जो स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको स्टार वगैरह बना सकते हो सकता है कभी वीडियो थोड़ा फास्ट चल जाए। परंतु इस धारा के अधीन कोई नगरपालिका नगरीय क्षेत्र या उसके अधीन गठित नहीं की जाएगी और जो राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र के औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही है, दिए जाने के प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं या अन्य बातों को जो ठीक समझे ध्यान रखता है, अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। कौन कर सकता है, यदि राज्यपाल को लगे कि इस क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित बनाना है तो वो अधिसूचना द्वारा, किसके द्वारा, अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी बना सकता है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद इसके अलावा भी औद्योगिक नगरी बना सकता है। परंतु ये राज्य सरकार द्वारा किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक या किसी भी प्रकार के महत्व को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित कर सकती है। भाई यदि नगर पालिका लग रही है या नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर निगम में वैसे ये मोस्टली ये चीज़ होती है, तो सांस्कृतिक लगता है या ऐतिहासिक या पर्यटन की दृष्टि से उस क्षेत्र को क्या है बाहर निकल करके उसका ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए। किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए, तो उसके लिए विकास प्राधिकरण गठित कर सकती है। जैसे जोधपुर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये विकास प्राधिकरण क्या किया इन्होंने अपने में से जो नगर निगम थी उसी में से कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए उनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटक महत्व के लिए ऐसा किया जा सकता है। देखो बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। 4 और 5 स्टार है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन के हम लोग अंदर देंगे। अब टेस्ट सीरीज के अंतर्गत इस चीज़ को बनाएंगे। ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित किए बिना उक्त क्षेत्र में ऐसी शक्तियाँ प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए जो विहित किए जाए नगर पालिका के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी। तो ऐसे कर्तव्यों के लिए क्या है, ऐसा विकास प्राधिकरण बनाया जा सकता है। इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी किसी बात के होने पर भी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उक्त प्राधिकरणों को ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसी नगर पालिका शक्तियाँ कर्तव्य प्रत्योजित की जा सकेगी और वह ऐसे क्षेत्र को उचित त्वरित योजनाबद्ध विकास के लिए उचित समझे। यदि उनको लगता हो कि इसका डेवलपमेंट तेज करना है तब इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं। तो वेरी इम्पोर्टेंट है ये नगर पालिका की सेक्शंस। पहले अध्याय के बारे में हमने एक बिल्कुल समराइज जो फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखा था। यदि आप इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरा निवेदन रहेगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड इसी क्रम के द्वारा देखें। और जो सेक्शन 6 है, जो धारा 6 है, वो नगर पालिका की संरचना से संबंधित है। देखो इसको किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स करने हैं, कैसे समराइज करना है, उस चीज़ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखो ये चीज़ आ गई, इस प्रकार से आपको करना है। कैसे, ये आपको हम धीरे धीरे इसको PDF के अंतर्गत दे देंगे
तो क्या है इसमें हमारे कितने अध्याय थे? 17 अध्याय, और 344 क्या है? धाराएं हैं। 17 अध्याय है और 344 धाराएं हैं। इस अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत ये क्या है? प्रारंभिक है। एक और जो 2 सेक्शन है वो अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत है, और अध्याय की धारा फर्स्ट है, इनको एक एक को लर्न करना पड़ेगा भाई। इसमें क्या दिए हुए? संक्षिप्त नाम दिए हुए हैं, प्रसार दिए हुए हैं और प्रारंभ दिया हुआ है। इसको इंग्लिश वाले इंग्लिश के अंतर्गत चीज़ों को देख लें, और हम इसको भी आगे देख लेंगे, इंग्लिश के अंतर्गत बना देंगे। जो धारा सेकंड है उसमें क्या दिया हुआ है? परिभाषाएं। जो भी नगर पालिका अधिनियम 2009 है, जितने भी इसके अंदर दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो इसलिए उन्होंने इसको परिभाषाओं के अंतर्गत बांट रखा है। अभी हमने किस किस की बात की उसके बारे में चलेंगे। जो धारा अध्याय 2 है, 2 का संबंध किससे है? ये आपको अच्छे से नगर पालिकाओं का गठन और शासन से संबंधित क्या है? अध्याय 2 है। इसमें धारा कौन सी दी हुई है? 3 से लेकर के 50 तक दी हुई है, अध्याय 2 के अंतर्गत दी हुई है। 3 से लेकर के 50 तक अध्याय 2 में दी हुई है। अब अपन ने आज किस किस की बात की है? इनकी बात की है, जिसमें तो 3, 4, 5 की है, छठी की अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसमें जो धारा 3 है वो नगर पालिकाओं के परिशमन से संबंधित है, कैसा किस प्रकार से क्षेत्र का निर्धारण करना है। और जो धारा 4 है वो नगर पालिका बोर्ड के अधिनियम को ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो अनुपयुक्त है, ऐसे कुछ अच्छे नियम नहीं है, उनके लिए क्या है? छूट दी जा सकती है। और जो धारा 5 है वो नगर पालिकाओं की स्थापना और निगमन से संबंधित है। नगर पालिकाओं की किस प्रकार से स्थापना की जाए और उसके किस प्रकार से उसको निगमन किया जाए, इनके संबंधित है। और धारा 6 है, ये नगर पालिका की संरचना से संबंधित चीज़ें हैं। तो हमने इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखा है। अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, इसको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वीडियो चाहे लंबा होता हो, पर आपको देखो यदि सिलेक्शन लेना है तो इस मेथड से चलना पड़ेगा। यही मेथड है जो आपको सफलता दिला सकता है। अब बात आती है, ये अपन ने पहले इसको जो कंपाइल कर लिया था, ये आपको अध्याय सेक्शन याद होने चाहिए। इनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, 6, 7, 8 और उसके बाद में ये 12 अध्याय, ये 17 अध्याय, टोटल 17 अध्याय। 17 में लास्ट वाले प्रकीर्ण 342 से 344, 17 अध्यायों के अंतर्गत 317 अध्याय, उनके कौन से अध्यायों के नाम हैं, विषय कौन से हैं और उसकी धाराएं कौन सी है। एक एक धारा 344 आपके रट्टी भी होनी चाहिए। और इसको भी कैसे याद करना है उसको अपन में और अच्छे से अपन कहेंगे ऑडियो फॉर्म में किस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखो ये सेक्शंस इधर लिख देना है, इधर सब्जेक्ट, चैप्टर, प्रीलिमिनरी प्रारंभिक, और इसके अंतर्गत 1 और 2 हो गई। इस प्रकार से आप 344 धाराओं को लिखेंगे तो कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ये आपकी दिशा देने का काम करेगा। ऐसा किसी भी पैड कोचिंग में भी ऐसा नहीं बताया जाएगा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, देखो उसमें उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। आपके सिलेबस में जो डिस्क्राइब करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन आगे देख लेंगे। अभी इनको कुछ को जो क्वेश्चन आपके रिलेटेड नहीं है फिर भी आप लोग सुन लीजिए। राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान, ये नियम 1974 वाला, ये नियम 2.2 के संदर्भ में नजुल भूमि, ये कौन सी है? ये आरएस के अंतर्गत भी आता है, नजुल भूमि। यूँ शहरी भूमि जिसमें निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? इस नजुल भूमि को किसके अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो ये आरएस में है जो 2 नियम दिए हुए हैं, ठीक ना। उसके अंतर्गत जो टेनेसी एक्ट है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, ये इसमें कौन सा दिया हुआ है? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, आई थिंक 56 नहीं होना चाहिए। ये भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इसको नजुल भूमि को अपने नोटिफाइड किया गया है। नजुल भूमि कैसे है? जो इस नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसी भूमि जो आवासीय अतिरिक्त भूमि है उसको सही नजुल भूमि कहते हैं। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, उसको बता देंगे। और भी 110 क्वेश्चन देखिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, देखो क्वेश्चन कैसे पुट हो रहे हैं, इसलिए ओल्ड ईयर्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने बहुत जरूरी हैं। बाकी हम MCQs करवाएंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस अवधि में चुनाव की तारीख से पहले चुनाव की याचिका दायर की जाती है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चुनाव की याचिका दायर की जाती है 2 महीने पहले नहीं, 20 दिन पहले नहीं, ये चुनाव की याचिका कब की जाती है? 1 महीने। ये सारा इस एक्ट के अंतर्गत अपन को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखते चलना। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा कौन सी आ रही है? 43। अब यहाँ से देखो इनके
आप लोगों को इस प्रकार से धारा की जो बेसिक चीज़ है उसको अच्छे से आनी चाहिए। 43 के संदर्भ में समय समाप्ति के कारण उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति के भरने की निर्धारित अवधि को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन होगा। भाई इसके अंतर्गत अध्यक्ष पद यदि रिक्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए उत्तरदायी कौन होगा। देखो इसको हम इसके अंतर्गत स्लाइड से देखते हुए चलते हैं, ये कहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया। देखो जो भी 2009 से संबंधित जहाँ पर भी आपको इजी वे के अंतर्गत कोई चीज़ मिल जाती है उसको मैं आपको बताते हुए भी चलूँगा। कैसे, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और अध्यक्ष ऐसे अधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा इससे निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किया जाए। अभी देखो बात यहाँ क्लियर होगी आपके, क्या है, परंतु राज्य सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में ऐसे निर्वाचन की तारीख को पूर्वोक्त कालावधि के आगे अधिकतम 3 मास की कालावधि के लिए और बढ़ा सकती है। बढ़ा कौन रही है, राज्य सरकार बढ़ा रही है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, हाँ यहाँ बात कर रहे थे अपन लोग, है ना। तो इसमें रहेगी कौन, राज्य सरकार। क्या रहेगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के अनुलग्न के अनुसार पट्टादाता अपने अधिकारियों को प्रयोग द्वारा हुए सभी नुकसानों के लिए उचित मुआवजे का भुगतान किसे करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये पट्टेदार होता है, क्योंकि अभी इसको हम देखेंगे चैप्टर को आगे, तब अपन जो सिलेबस के अंतर्गत क्या गाइडलाइन आती है उसी के अकॉर्डिंग इनको देखेंगे। आप पहले 2009 को अच्छे से कर लो। आप बहुत चीज़ें हैं अभी काम करने के लिए, छोटा दिखता सिलेबस है पर छोटा है नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट 113 क्वेश्चन दिया है, राजस्थान नगरपालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974, ये भी 1974 का दिया। उस अनुलग्न को पहचाने जो आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि के आवंटन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो इसमें सीधे आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि अभी आपको उसमें टाइम लगेगा, क्या चीज़ है, कहाँ से है। फिर नेक्स्ट देखो 114 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। अब आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये भी देखो इसी के क्वेश्चन आ रहे हैं। किस क्वेश्चन पुट होंगे, इससे आपको यही गाइड है। और इसका प्रीवियस इसका क्वेश्चन का फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये, नगर पालिका सदस्य को नगर पालिका छोड़े बिना जनरल मीटिंग में कितनी बार अनुपस्थित रहने का अनुमति दी जाती है। कितनी बार अनुमति दी जाती है, तो ये 3 बार दी जाती है। मैं इसको भी पेज पे आप कहोगे तो बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए 115 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत, उस अधिकारी को पहचाने जो प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन रोल को तैयार करने और उसमें संशोधन करने के लिए व्यक्तियों को नियोजित करता है। उस अधिकारी को पहचाने जो प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन रोल को, जो उनका इलेक्ट्रोल रोल है, उसको तैयार करने और उसमें संशोधन करने को नियुक्त करता है, उसका नाम क्या आया हुआ है, ये निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी होता है। कौन होते हैं, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी होते हैं ना, ये आ गया यहीं पर। इसके अंतर्गत क्या आ गया, निर्वाचन पंजीकरण, इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, ये इसको करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत है, राजस्थान 1974 संबंधित राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के अनुसार सूचना प्राप्ति की तारीख कितने दिनों के भीतर भूमि की प्रीमियम राशि को आवंटन से वसूल किया जा सकता है। राजस्थान नगर पालिका शहरी भुगतान निपटान नियम 1974 के अनुसार सूचना प्राप्ति की तारीख के कितने दिनों के भीतर भूमि की प्रीमियम राशि को आवंटन से वसूल किया जा सकता है। उसकी जो प्राइमरी राशि है उसको कितने दिनों में वसूल किया जा सकता है, तो ये 30 दिनों के अंतर्गत किया जा सकता है। ये नियम यदि सिलेबस के अंतर्गत हो गया तो हम उसको भी अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। पहले इसके बारे में ज़्यादा देखना नहीं है ना, क्योंकि मुझे भी उन चीज़ों को देख करके आपको अच्छे से उनका डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फिर 117 क्वेश्चन दिया हुआ, राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान 1974 के अनुलग्न ई, कुछ इसके अंतर्गत जो एनेक्सेस है साथ में जुड़ी हुई चीज़ है, ऐड है, के अनुसार आवासीय भूखंड हस्तांतरण के संबंध में किस प्रारूप में किराए की बकाया राशि वसूली योग्य होगा। तो इसके अंतर्गत देखिए दिया हुआ है, राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान 1974 के अनुलग्न ई के अनुसार आवासीय भूखंड हस्तांतरण के संबंध में किस प्रारूप में किराए की बकाया राशि वसूली योग्य होगी, तो भू राजस्व बकाया राशि, ठीक है ना, भू राजस्व बकाया राशि। अब इसकी लास्ट स्लाइड है, उसको देखते हुए फिर अपन आज की क्लास को ऑफ करेंगे। आपको ये पेपर देखने नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी आए हुए हैं। देखो 118 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 क्या है। देखो अब यहाँ से सीधे क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, तो धारा 28 क्या आ गई,
अब आपको इससे देखो, मैं पेपर से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है पर इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो 28 किससे संबंधित आ गई, ये देखो, ये धारा 28 किससे संबंधित आ रही है, अध्याय 2 की धारा है। अध्याय 2 में धारा कहाँ से है, 3 से लेकर के 50 तक की धाराएं हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये निर्वाचन अपराध से संबंधित धारा आई हुई है। देखिए 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 इसके अंतर्गत, तो ये आपको कुछ चीज़ें समझ विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे पढ़ना है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट 118 के अंतर्गत क्या हो गया, ये निर्वाचन संबंधी अपराध, ये निर्वाचन संबंधी अपराध हो गया, 100 सी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका शहरी भूमि निपटान 1974 के अनुलग्न जी में मृतक पट्टेदार की किताब जिस व्यक्ति को सौंपा गया है, उस पट्टेदाता को इस बारे में कितने दिन के अंदर नोटिस देना होगा, तो उस दिन कितने दिन में देना होगा, तो इसको सीधा ध्यान रख लीजिए आप लोग, 3 दिन के अंतर्गत। यदि कई क्वेश्चन ये आगे सिलेबस को डिस्क्राइब करेंगे तब हम इन चीज़ों पर आएंगे, बाकी अदरवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बाहर भी नहीं निकलना है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस अधिनियम में नगर पालिका सदस्य इस्तीफे पर चर्चा की गई है। देखो अब सीधे ये सेक्शंस पूछ लेते हैं, 28, 29, इसका मतलब 344 सेक्शन तो आपको सीधे रटे हुए होने चाहिए। और भी कोई नियम होंगे उनको भी अपन देख लेंगे। तो अपन ऐसे ज़्यादा नहीं, 500-700 लाइन्स के अंतर्गत आ जाएगा। और डेली इसको एक ऑडियो फॉर्म के अंतर्गत हम बना करके भी आपको भेजेंगे, उस ऑडियो फॉर्म के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंतर्गत आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो इसकी बात करें, ठीक ना। तो इस्तीफे की, सदस्य की इस्तीफे की चर्चा किसके अंतर्गत की गई है। देखो हम इस्तीफे की चर्चा बताते हैं ना, ये बात आती है, ये त्यागपत्र दिया हुआ, त्यागपत्र कहाँ पर आ गया, इस्तीफा, त्यागपत्र 38 के अंतर्गत आ गया। ये आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, इस एक्ट को बिल्कुल ईजी कर देंगे, इस एक्ट को बिल्कुल ईजी कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो आज इतना ही। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना आपने विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है उससे कई गुना ज़्यादा मैं काम करूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी, जो राज ई लर्निंग करके है, उसको भी चैनल को लाइक कर लें। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको डाला जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल।